रायबरेली की धरती से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कह दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आपके प्रधानमंत्री और आपके गृह मंत्री गद्दार हैं। राहुल गांधी के इस विवादित बयान के पीछे प्रधानमंत्री का वो हालिया इटली दौरा है जहां इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री का मेलोडी वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। क्या यह वीडियो राहुल गांधी को पसंद नहीं आया या फिर पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की सरकार बनने की खीज इस कदर बढ़ गई कि भाषा का संतुलन ही खो गया। राहुल गांधी के बयान पर बिहार और देश की सियासत में उबाल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी को मानसिकता को अराजकतावादी कह दिया है। बाकी एनडीए नेता भी राहुल गांधी के बयान पर विफल पड़े हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या राजनीतिक विरोध में गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल जायज है? क्या राहुल गांधी का यह बयान देश के लोकतंत्र और जनता के जनादेश का अपमान नहीं है? क्या इटली दौरे और मेलोडी ट्रेंड की चिढ़ ने बयानों की मर्यादा को इस कदर गिरा दिया है? बयानबाजी के इस दलदल में कौन सही है, कौन गलत है? क्या विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है जो देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कहकर खींच उतारनी पड़ रही है? आज इसी पर होगी प्रदेश की नंबर 1 बहस। सबसे पहले एक रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा है। राहुल का आरोप है कि मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस ने मिलकर देश को बेचने का काम किया है। सबने उनको कहा कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी के बयान ने देश भर में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, अगर आम जनता उद्वेलित हो जाएगी तो राहुल गांधी को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया है। भारतीय राजनीति का राहु है जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। सम्राट चौधरी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति राहुल गांधी जी का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और उनकी अराजकतावादी सोच को दर्शाने वाला है। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने मोदी का नहीं देश का अपमान किया है, जिसका जनता जवाब देगी। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में दिमागी दिवालियापन हो गया है। नहीं तो कोई व्यक्ति देश के दुश्मन की भाषा नहीं बोलता। हालांकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। ईमानदारी से कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके, बीच में एडिट किए बगैर सड़क पर जाके लोगों से पूछिएगा, आपको सच मालूम पड़ जाएगा और वो सच जो राहुल जी ने कहा उससे कहीं ज्यादा कड़वा होगा। राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार इस तरह की विवादित भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसका फायदा की जगह कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है। सवाल है, क्या राहुल गांधी बार बार सेल्फ गोल कर देते हैं? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सियासत में बयानबाजी नई बात नहीं है, वार पलटवार भी चलते रहते हैं, लेकिन जब शब्दों की मर्यादा तार तार हो जाए, जब देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो, गद्दार कहना पड़े, तो लोकतंत्र को शर्मसार कर दे, तो बहस लाजमी हो जाती है। आज बहस जिन सवालों पर होगी, सीधे उन्हीं सवालों पर आते हैं। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री को गद्दार कहना सही है? राजनीति में शब्दों की मर्यादा कहां चली गई? क्या प्रधानमंत्री को गद्दार कहना जनादेश का अपमान नहीं? जिस जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार इस देश की सत्ता सौंपी है, क्या उस जनादेश का अपमान नहीं है ये? क्या बंगाल और असम में हार की खीज उतार रहे राहुल गांधी? और क्या प्रधानमंत्री मोदी का इटली जाना राहुल गांधी को पसंद नहीं आया? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से नीरज कुमार और जेडीयू से अंजू महाराज जी जुड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष से आरजेडी से उत्पल वल्लभ और कांग्रेस से असित नाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं।
सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। असितनाथ तिवारी जी से इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। रायबरेली कांग्रेस का गढ़, राहुल गांधी जहां से सांसद हैं, 7वीं बार वहां पहुंचे 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह दिया गद्दार। इस गद्दार कहने के पीछे का तर्क समझ नहीं आया। संतोष जी, अगर गद्दार की जगह चोर कह दिया जाता तो ठीक रहता आपके हिसाब से? गद्दार ठीक कहा या चोर जो कहेंगे वो ठीक कहेंगे देश के प्रधानमंत्री को? मैं वही जानना चाह रहा हूं कि अगर गद्दार, अच्छा मतलब चोर कहना भी गलत है, गद्दार कहना भी गलत है, जी ना? अब आप मुझे ये बताइए, कि यूपीए की जो सरकार थी, आवाज बढ़ाई जरा स्टूडियो में, मेरे ईपी में भी आवाज नहीं आ रही। जी बढ़ा दीजिए, मिल रही आवाज जी। मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, वो जनादेश से ही सरकार बनी थी कि आसमान से टपकी थी, जब कहा गया था कोयला चोर गद्दी छोड़। और वो कोयला घोटाला जो कोर्ट में साबित नहीं हुआ, कोर्ट ने कहा इसके तो कोई सबूत ही नहीं है कि घोटाला हुआ है। स्पेक्ट्रम चोर गद्दी छोड़, पूरी दुनिया में एक सज्जन, पढ़े लिखे, ईमानदार आदमी की छवि को इतनी बुरी तरह से खराब किया गया, इतना डेंट लगाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह की इमेज को। कोयला चोर, दिल्ली में नारे लगते थे, बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी नारे लगाते थे, मुरली मनोहर जोशी जी नारे लगाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी नारे लगाते थे। कोयला चोर गद्दी छोड़, नहीं अटल जी नहीं थे, तो ये लोग नारे लगाते थे। तो चोर कहना जनादेश का पूरा सम्मान था, एकदम जनादेश बम बम कर रहा था, लोकतंत्र की जय जयकार है जब चुने हुए एक बेहद ईमानदार प्रधानमंत्री को, जिस पर लगाए गए एक भी आरोप खुद मोदी सरकार नहीं साबित कर पाई, न स्पेक्ट्रम घोटाला साबित कर पाई, न कोयला घोटाला, कोई घोटाला साबित नहीं कर पाई, उस आदमी को चीख चीख के चोर कहा गया। बड़ा जनादेश का सम्मान चल रहा था। और एक आदमी जो खुलेआम इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है, जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा दिया, जिसने इस देश की आर्थिक हालत श्रीलंका से भी बुरी कर दी, क्या बात कर रहे हैं? गद्दार कर दिया तो बड़ा बुरा हो गया। देश के साथ गद्दारी करने वाला, वो भारत का प्रधानमंत्री हो या भारत का सामान्य मजदूर, गद्दार का। चलिए, हो गया, हो भारत गया। का राष्ट्रपति हो या मलमूत्र साफ करने वाला एक सामान्य मजदूर, अगर गद्दारी करेगा मुल्क से तो गद्दार ही। गद्दारी कैसे की प्रधानमंत्री ने, कैसे गद्दारी की? अब स्पष्ट जानिए। आप मुझे ये बताइए कि एक शानदार अर्थव्यवस्था का इस कदर भट्ठा बैठा कि आप चेस्ट मनी, जो रिजर्व मनी था रिजर्व बैंक के पास, जो आपातकालीन स्थितियों में देश की रक्षा करता है, उस चेस्ट मनी आपने निकाल लिया। 1 लाख करोड़ का चेस्ट मनी काफी पहले निकाला। उस चेस्ट मनी में से अब आपके पास बचे हैं 12-13 हजार करोड़ रुपए। कितने दिन देश आप चला लीजिएगा? आप जो ये महंगाई बढ़ा रहे हैं इस युद्ध के नाम, ठीक है युद्ध है, एक समस्या है, लेकिन देश के सामने जो विकराल आर्थिक संकट खड़ा हुआ है, यह सिर्फ हॉर्मुज के बंद हो जाने से नहीं खड़ा हो गया है। सिर्फ हॉर्मुज ने आपको इतना बड़ा संकट में नहीं डाल दिया है, आपने इस देश को आर्थिक तबाही में झोंका, अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में, अपने घोटालेबाज मित्रों को विदेश में ले जाके बसाने के चक्कर में कई को विदेशों में शिफ्ट कर दिया। बैंक का पैसा लो, भाग जाओ, बस जाओ। इस कदर अपनी असितनाथ तिवारी जी, ये बात कांग्रेस और राहुल गांधी जी 2016 से समझा रहे हैं इस देश को। 2019 में भी आपको मुंह की खानी पड़ी, 2024 में भी आपको मुंह की खानी पड़ी। तो फिर जब आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक को समझ क्यों नहीं आ रही? संतोष जी, हम आपको एक बात बता दें, 90 के दशक में, तब मैं भी पत्रकार नहीं था, पढ़ाई कर रहा था, 95 के चुनाव भी मैंने देखे। इस देश के लोकसभा में और अलग अलग राज्यों के, खास करके उत्तर भारत के राज्यों के विधानसभा में 20% लोग नोटोरियस क्रिमिनल जीत के पहुंच गए थे। तो हम कहें कि जनता ने तो उन्हें जिता दिया तो महात्मा थे। बिहार की विधानसभा का भी वही हाल था, आपकी यूपी का भी वही हाल था, एमपी का भी वही हाल था, महाराष्ट्र का भी वही हाल था। बिहार की विधानसभा का वो हाल था। उत्पल वल्लभ जी आपके सहयोगी हैं। 1990 में तो लालू प्रसाद सरकार आई थी 1990 में, तो ये तो आपने आरजेडी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आज की केंद्र तारीख में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल है अपने दौर के नोटोरियस क्रिमिनल थे, आज भी जो शामिल है, तो मान लिया जाए कि सब महात्मा है, तब तो उनकी जीत को जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया। किस मुंह से हम अपराधी कहें? फिर नहीं कहे ना, छोड़ दें। वोट पा लेना ही महात्मा हो जाने जवाब ले लीजिएगा आखिरी प्रमाण नहीं है। जवाब ले लीजिएगा। असितनाथ तिवारी जी, राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको कोई सीरियसली
ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये कैसे तय होगा? उनके पक्ष में वोट भी नहीं जा रहा। आप सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं तो डिबेट क्यों कर रहे हैं? आप छोड़ दिए होते इसे। जवाब इसका मुझसे ले लीजिए। देश के प्रधानमंत्री को, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को गद्दार जैसे शब्दों का इससे पहले चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह पेड़ से टपक गए थे, वो चुने हुए तो थे। पहली बार एक कोई प्रधानमंत्री चुना गया, इसके पहले तो लोग पेड़ से टपकते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जवाब उससे संतोष जी ले लीजिएगा। बस मोदी जी चुन के आए, बाकी तो इस देश में कोई चुन के आया ही नहीं था इससे पहले कभी। यही एक चुने हुए पीएम है। बाकी सारे प्रधानमंत्रियों को चोर कहा गया तो बड़े वो टपक के आए थे, ऐसा नहीं है साहब। आप ये कह रहे हैं कि जितने भी प्रधानमंत्री को चोर कहा गया वो सब चोर थे, फिर तो आप इस बात पर मोहर लगा रहे हैं। गलत। अगर वो जनादेश का अपमान नहीं था तो ये जनादेश का अपमान कैसे हो गया? बस ये मैं जानना चाहता हूँ। जरा इसका जवाब ले लीजिएगा साहब मुझसे। तो गद्दार को गद्दार कह देना अपमान कैसे हो गया? देश की जमीन की रक्षा करना गद्दारी है क्या? देश की जमीन के वैल्यू को बढ़ाना गद्दारी है क्या? दरअसल राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी है भारतीय राजनीति के लिए, और कांग्रेस पार्टी के लिए भी राहु है। गद्दारी का इतिहास साहब कांग्रेस का रहा है। मैं गिनाता हूं 2-4 गद्दारी का इतिहास। 1947 में देश का विभाजन किया, नेहरू ने गद्दारी किया। 1962 में आप बोल रहे थे, मैं चुप था। अरे आप बोल रहे थे, क्या तरीका है? आप बोल रहे थे, मैं चुप था। आप बोल रहे थे, मैं चुप था। आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे भाई। डिबेट का थोड़ा तरीका सीखिए। अरे तरीका सीखिए, डिबेट का तरीका सीखिए। अरे आपके सवाल आदमी को हम जानते हैं ना। अभी कांग्रेस भगाती है, बीजेपी भी आते हैं, बीजेपी भगाती है, कांग्रेस में आते हैं। अरे शांत रहिए यार, बोलने दीजिए, शांत रहिए। अरे शांत रहिए, क्यों परेशान हो गए? क्यों? आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था। शांत रहिए। आप लोगों ने 1962 में अक्साई चीन को चाइना के हाथों सौंप दिया। 1962 में अक्साई चीन को चाइना के हाथों सौंप दिया। 1991-94 पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौता, जिसमें इसने समझौता किया कांग्रेस की सरकार ने कि अपन भारतीय सैनिक के हर मूवमेंट का हम पता कांग्रेस को, पाकिस्तान को देंगे। कश्मीर में 1948 में ही नेहरू ने, जब कश्मीर देश में शामिल हो रहा था, उसी समय 1 झंडा 1 निशान की बात हो रही थी, तो नेहरू ने यूएन में जाकर के इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बता दिया। ये होता है साहब साजिश, गद्दारी। ये नहीं होता है कि राम मंदिर बनाना, धारा 370 लागू कर देश को एक धागे में पिरोना, 3 तलाक जैसी प्रथा को समाप्त करना, 30 साल बाद नारी शक्ति अधिनियम को लाना, गरीबों का पक्का मकान बनाना, महिलाओं को धुआं रहित रसोई, महिलाओं के लिए शौचालय, ये गद्दारी नहीं। 5 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, इसकी बात नहीं कर रहे थे। ये गद्दारी नहीं है साहब। वो जॉर्जिया मेलोनी के साथ दरअसल जो एक वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था, वो जो एक रील बनाई थी, दरअसल वो उसको लेकर कमेंट कर रहे थे और उसी संदर्भ में उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। जी, इटली से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर दोस्ताना संबंध है, तो राहुल गांधी जी के भी संबंध रहे। इटली तो वो जाते हैं। अरे साहब सुन लीजिए ना, उस पे मैं एकदम मैं पॉइंट की बात करता हूं, डाटा आंकड़ों के साथ बात करता हूं। थोड़ा धैर्य से मुझे भी मौका दीजिएगा, सुनिएगा साहब। यूएई में ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूती हुई और दीर्घकालिक एलपीजी सप्लाई के लिए मोदी जी वहां काम करके आए हैं कि हमें एलपीजी भंडारण के देश में कभी कमी नहीं होगी। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को क्रांतिकारी बदलाव हुआ इस टूर से। हरित ऊर्जा और जलवायु को भी सहयोग बिंदुआराम के साथ अभी ये काम हुआ है। व्यापार, निवेश और रोजगार का नया आयाम स्वीडन के साथ हुआ है। रणनीतिक और सांस्कृतिक मजबूती इटली के साथ हुआ है। स्वीडन, इटली, प्रौद्योगिकी, नवाचार, भारत, इस तरह के हजारों करोड़ के, हजारों लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट भारत आ रहे हैं। भारत को स्थायित्व मिल रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत अब बहुत स्थायित्व को प्राप्त कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के इस दौरे से। यह राहुल गांधी को नहीं दिखता। दरअसल राहुल गांधी जी चुनाव हारते हारते फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। कभी वो चुनाव जीतते नहीं, देश की जनता उनको सीरियसली लेती नहीं। उनके समय याद है ना, पाकिस्तानी यहाँ के सैनिक का सर काट के साहब ले जाते थे। और आज क्या होता है मोदी जी के जमाने में? हम घर में घुस के मारते हैं पाकिस्तानी को। आज का ये बदला हुआ भारत है, नया भारत है जो पलट के घुस के मारता है। इनके सामने सिर्फ कड़ी निंदा होकर रह जाती थी। साहब ये क्या भाई लोग घोटालों की इतनी लंबी। अरे शांत रहिए, आप बोल रहे थे मैं शांत था, आप बोल रहे थे मैं शांत था। हमने घुस के मारा, एयर स्ट्राइक किया, घुस के मारा। लेकिन आप इस तरह की बात करते हैं, इसीलिए जनता आप पे थूकती है, आपको नकारती है और आपकी पार्टी समाप्त हो रही है। आपकी पार्टी समाप्त हो रही है। आपकी पार्टी इसीलिए समाप्त हो रही है क्योंकि आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, जनता में भ्रम फैलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की एक भी विदेश यात्रा ऐसी नहीं है जिससे देश को हजारों करोड़ का लाभ न मिला हो। मैं 2 छोटे प्रश्न करूंगा। 1971 के युद्ध में हमने 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों का समर्पण कराया
और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। उसको छोड़ क्यों दिया? रुक जाइए। क्यों छोड़ दिया उसको? बोलने लगे। किस दबाव में छोड़ दिया? समर्पण कराया तो ये बताइए ना। सुनिए ना, किस दबाव में छोड़ दिया साहब उसको? आपने पाकिस्तान के किसी एक सैनिक का कभी आत्मसमर्पण कराए हो तो? अरे हम मार के आते हैं वहां साहब, गांव तोड़ा आप तो मार के आते हैं। ये तो मैंने कहा 2 बार देश जीत रहा था, आपने देश को हरवाया। 1948 में भी ये गलत कांग्रेस स्टेटमेंट है। नहीं, अरे दूसरा प्रश्न- यूएन में जाकर के मैंने पहले कहा, देश कभी नहीं आ रहा। यूएन में जाकर के विदेशी भारत कभी नहीं आ रहा, पाकिस्तान नहीं, से हम भाई। कभी नहीं आ रहे। मैं वही तो कह अरे भाई वही तो कह रहा हूँ कि देश जीत रहा था। अरे भाई वही कह रहा हूँ, देश जीत रहा था, देश जीत रहा था, देश जीत सर देश जीत रहा था, जीता फिर भी हुआ है। कांग्रेस ने समझौता वहां किया। समझौता किया वो अलग सवाल है, जीता हुआ है, लेकिन देश जीता हुआ है। देश कभी नहीं आ रहा पाकिस्तान। यूएन में जाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया इसको इन्होंने, मेरा एक- कभी नहीं आ रहा। दूसरा और पाकिस्तानियों का प्रश्न जो 1 लाख बंदियों को जब किया था तो किस दबाव में इस कांग्रेस ने छोड़ दिया उसको? ये इनको बताना चाहिए, वाजपेयी जी से पूछिएगा, ये वो इनको सदन में बताना बोले चाहिए। हैं। वाजपेयी जी ने ये सदन इनको में बताना बोला है। चाहिए। वाजपेयी ये जी ने सिर्फ सदन झूठ में भरम बोला की राजनीति है करते कि हैं। श्री राम के आदर्शों का देश है जहां शरण में आए लोगों को पूरे सम्मान के साथ छोड़ा जाता है। ये वाजपेयी जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने दूसरे संदर्भ में कहा और था, उनको आप अपना नेता नहीं आप मानते उनके कोई पूरे और। संदर्भ को आप बदलने का प्रयास ठीक, मत मैं जरा करिए। उत्पल जी की तरफ जा रहा हूं। संदर्भ में कहा था, उत्पल जी की तरफ जा रहा हूं। संदर्भ में कहा था। छोड़ दीजिए। उत्पल जी की तरफ जा रहा मैं। मेरा एक और प्रश्न था जी। 11 साल में प्रधानमंत्री ने इस पूरे धरती के 11 चक्कर लगा लिए, 11 रुपए का निवेश 11 साल बता में दीजिए। देश 11 अब रुपए दुनिया का की निवेश आया हो कैसे? दुनिया की तिवारी चौथी जी, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी है। अभी असुदाब बात तिवारी जी, कंगाल कर दिया। ये दुनिया तो की आप चौथी अपने सबसे दिल पर बड़ी भी हाथ इकोनॉमी बन रखकर गई पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा। इस 11 साल में कुछ नहीं मिला, इस देश को बर्बाद किया भी हुआ। नहीं, घूम- घूम इतना के इन्वेस्टमेंट पैसा कभी बचा। नहीं आया, इतना इन्वेस्टमेंट उस बिहार में। आदमी की उत्पल अरे वल्लभ जी पैसा जरा तो स्क्रीन पर राहुल लेकर गांधी आए। को बताना चाहिए कि विदेश यात्रा इतना खर्चा कहां से लाते हैं वो, उनको बताना चाहिए। उत्पल वल्लभ Unaudited, जी, क्या पार्टी फंड देती उत्पल है वल्लभ उनको? जी, राहुल उनको गांधी फंडिंग का जो करता है, ये तो बताना स्टेटमेंट है चाहिए। गद्दार वाला, पैसा लेके नहीं घूमते हैं। आरजेडी देश क्या को इसके बदनाम साथ खड़ी करते है? हैं, देश को या बदनाम करने का आरजेडी काम करते हैं। आज बैठकर राहुल गांधी गद्दारी के करते हैं देश के स्टेटमेंट साथ। की आलोचना करेगी? उत्पल वल्लभ जी, देखिए, राजनीति में भाषाई मर्यादा रखना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि राजनीति में सूचना का भी ध्यान होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि गोली मारो डैश 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 गद्दारों को, ये सारी बात आपके सामने है। राहुल जी ने जितने बयान दिए हैं उसके 90% बात जो है, या फिर मैं कहूँ 99% जो बातें हैं, जो देश के आर्थिक हालात पे है, बेकारी पे है, पलायन पे है, बेरोजगारी पे है, स्वास्थ्य पे है, और जो देश के हालात जो बिगड़े हुए हैं उस पर है। उन बातों में से एक बात उठाकर और उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप चर्चा कीजिए कि इस विषय पे रायबरेली में उन्होंने ना पलायन पर बात की, ना बेरोजगारी पर बात आ जाएगा। सुनिए ना, देखिए, रायबरेली का जो स्टेटमेंट अगर मैं प्रॉब्लम आपको क्या है ना, सुनाऊंगा, आप हमसे उत्पल सवाल जी, भी पूछते हैं तो आप गलत जी, उसका विश्लेषण मैं कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं, मैं अगर तो उसमें चुनौती देता हूं बेरोजगारी कि की राहुल बात- जी की टोटल बयान को आप सुना दीजिए। सर मैं सुना रहा हूं, आप यूट्यूब पर भी देख लीजिएगा। आप उसमें ना बेरोजगारी की बात थी, आप टोटल और ना बयान- उसमें आप- रोजगार की बात थी, ना उसमें पलायन की बात थी। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए। आप किसके साथ वफादारी और किसके साथ गद्दारी, ये तो देश का जो है ना आंकड़े भी बताते हैं। देश हर एक मोर्चे पे विफल हुआ है, लेकिन भाजपा के कोष सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं। तो पार्टी के साथ वफादारी और देश के साथ क्या? आपको अगर बुरा लगता हो तो मैं नहीं बोलूंगा, क्या जो आप भर दीजिएगा डैश डैश में। उनके सारे देश के जो व्यापारी हैं उनकी हालत खराब हो गई है, और प्रधानमंत्री बोले थे कि 100 दिन में अगर हालात ठीक नहीं करूंगा तो चौक चौराहे पे जो सजा देश दे, भाग गए, चौक चौराहा पर भी नहीं आए। तो सारे देशवासियों के साथ मिला है, वो कैसे मिला? क्या? और उनके मित्रों की, एशिया के उत्पल सबसे वल्लभ जी बताइए ना। ज्यादा अमीर व्यक्ति उनके तीसरी मित्र हो बार जो जाते हैं। जनादेश मिला, तो वो मित्रों कैसे के मिला? साथ वफादारी और देश के साथ बिहार में नहीं, आपको बुरा लग जाएगा वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा। और सुनिए ना संतोष जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है ना, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप सवाल भी करते हैं और जवाब भी नहीं सुनते राहुल हैं। गांधी की शिकस्त हुई, तेजस्वी आप यादव सवाल भी गए करते थे, हैं और जवाब भी नहीं सुनना चाहते उनकी भी हैं। शिकस्त हुई, आपकी ये समस्या तो है फिर ना। कैसे हुई? और सुन लीजिए, और यही कारण है संतोष जी कि भारत की मीडिया जो है ना, उसकी हालात और रैंकिंग दुनिया में कैसी हो गई है। उत्पल जी, पहले आप अपनी हालत और सही रैंकिंग की चीजों को देखिए। सुनिए, बताऊं आपके आंकड़े, सुनवाइए। बिहार विधानसभा में आपके आंकड़े बताऊं? आप सीटें बताऊं आपकी बिहार विधानसभा में? बताइए ना, कितनी सीटें हैं? सबको मालूम है। तो सबको मालूम है ये और स्थिति सबको कैसे मालूम आ है गई? 25 सीटें हैं।
25 सीटें पर ये कैसे लोगों ने रहेगी दिया है, आरजेडी? ये लोगों ने नवाजा है। आरजेडी और जिन लोगों ने सुनिए ना संतोष जी, जिन लोगों ने 25 सीट से नवाजा है उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा वोट से राष्ट्रीय जनता दल की को स्थिति बचाने वाली स्थिति में आप आए, ये कैसे हो गई? संतोष जी, अरे आप सुन लीजिए, आप मीडिया की बात कर रहे हैं, आप दूसरे के घर में झांक रहे हैं, आप अपनी 25 स्थिति देख सीटें रहे हैं। आपके नेताओं के स्टेटमेंट नहीं, सुनवाऊं? मीडिया आपका घर नहीं है, ये देश का सवाल है। सुनिए ना, मीडिया आपके घर की बात नहीं है, आरजेडी भी आपके घर की बात नहीं है। और आरजेडी भी इस देश बिहार की पब्लिक के वोट मांगने जाती है। हाँ, देश सवाल पूछेंगे आपसे। जो हालात है, देश के जो हालात हैं वो पतली हो जा रही है, पतली होते जा रही है। और देखिए कौन लोगों के साथ वफादारी और देश के साथ क्या, वो शब्द आपको बुरा लगता है, इसलिए मैं डैश 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 छोड़ दिया हूं। ठीक है, अंजुम महाराज जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। इस एंगल से आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि देश की हालत क्या है। अंजुम महाराज जी, कि किसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक वीडियो बना लेते हैं और मेलोडी जो टॉफी होती है जो हम सब अमूमन खाते हैं, अगर वो उनको बतौर एक दोस्त गिफ्ट कर देते हैं तो राहुल गांधी इतने नाराज हो जाते हैं, गद्दार कह देते हैं। संतोष जी, निश्चित रूप से देखिए, जिन शब्दों का, जिन अल्फाज का और भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, चाहे कितने भी तर्क दिए जाए, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। यह राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। और देश के प्रधानमंत्री या हमारे गृह मंत्री वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के सर्वोच्च नहीं है, बल्कि वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पे हैं। तो अगर इस तरह की टिप्पणी की जाती है तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और रही बात राहुल गांधी जी की, आप संतोष जी भी बोल रहे थे कि वो उनका वहां पे घर है, वहां रिश्तेदार रहते हैं। तो अगर गद्दार वो कहना है तो उनका ननियौरा है, भोजपुरी में कहेंगे लोग कहते हैं ननियौरा है, नानी का उनका वहां पे घर है। तो वहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का उनके ननिहाल में इतना बढ़िया स्वागत हो रहा है और वहां पे लोग उनके इस्तकबाल कर रहे हैं। तो अगर गद्दारों को कहना है तो देश के प्रधानमंत्री को नहीं, तो फिर तो अपने रिश्तेदारों को बोलना चाहिए, अपने ननिहाल को बोलना चाहिए कि स्वागत उनका करना चाहिए और कर रहे देश के प्रधानमंत्री का, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। क्यों? क्योंकि वो जो सम्मान है वो हिंदुस्तान का सम्मान है, वो देश का सम्मान है जो इटली में हम लोग देख रहे हैं। तो इसका तो राहुल गांधी जी को इसका सम्मान उन्हें करना चाहिए ना। एक बार जो स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, वीडियो को जरा बड़ा कर दें। अंजुम जी, आप अपनी बात को रखते रहिएगा और दर्शकों से जरा अपील है, इस वीडियो में जो इटली की प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की बॉन्डिंग पर जरा नजर डालिएगा। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी बिल्कुल संतोष जी, वही कह रही, ये जो स्क्रीन पे हम लोग को वीडियो दिख रहा है, बीइंग अ इंडियन, हम लोग को गर्व हो रहा है कि हमारे देश को वहां पे इतना सम्मान मिल रहा है। और देखिए, हालांकि बात जो है ना, बिल्कुल मैं सहमत हूँ नीरज सर से कि लगातार जो कांग्रेस को हार मिल रही है, उस हार से इनके जनाधार जो है वो खत्म हो रहे हैं। और यही कारण है कि आदरणीय राहुल गांधी जी इस तरह का बयान वो हताशा में और परेशानी में दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गद्दार क्यों कहिएगा आप, क्या गद्दार अगर कह रहे तो ग्राउंड होना चाहिए ना। अगर गद्दार आप कहेंगे तो फिर हम लोग वही कहेंगे कि जो चीन की बातें, हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि जो है इनके टेन्योर में 1958 से 1962 के बीच में कांग्रेस का टेन्योर था संतोष जी। चाइना 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारा वो अख्तियार कर लिया। तो इसको क्या कहेंगे आप, इसको क्या कहेंगे? गद्दारी अगर कह रहे तो ये तो गलत बात है ना। शब्दों की मर्यादा बहुत जरूरी है, ये राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। और यही हम कहेंगे कि इस तरह का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे। अब असित जी, मैं आपको कुछ स्टेटमेंट पढ़कर सुनाता हूं राहुल गांधी जी के, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने दिए हैं। और उसके बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हुए हैं वहां आपका प्रदर्शन क्या रहा है उसका भी आकलन कीजिएगा। 20 मई 2026 को रायबरेली में जो ताजा मामला है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कह दिया। मई 2026 हुगली पश्चिम बंगाल में 6 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री 1 सेकंड में ट्रंप के आगे माथा टेक देता है। 2 नवंबर 2025 जब बिहार चुनाव चल रहे थे, 56 इंच की छाती वाले डरपोक है और अमेरिका के सामने झुक जाते हैं। 29 अक्टूबर 2025 मुजफ्फरपुर बिहार में नरेंद्र मोदी एक सीट के लिए स्टेज पर डांस भी करने लगेगा। बिहार में क्या स्थिति रही अंदाजा लगाइएगा। 29 अक्टूबर 2025 को, उसके बाद 26 जुलाई 2025 दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले मोदी को लोगों ने सिर पर चढ़ा रखा है, झूठ के सरदार और सिर्फ एक शो है, उसमें दम नहीं है।
2019 में कोलार में सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? 20 सितंबर 2018 डूंगरपुर राजस्थान में गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। 6 अक्टूबर 2016 जंतर मंतर नई दिल्ली पर मोदी हमारे जवानों के खून के पीछे छिपे हुए हैं, आप खून की दलाली कर रहे हैं। और स्टेटमेंट जो मैंने सुना है उसके बाद आपकी स्थिति क्या हुई उन विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में? अगर पब्लिक आपके स्टेटमेंट को पसंद कर रही है तो फिर यह स्थिति क्यों हो रही कांग्रेस की? बाहुबलियों से डर के भी लोग वोट कर देते हैं, वो छोड़िए ना, उदाहरण दे चुका हूं। और संतोष जी, बाहुबली का जमाना आप लोगों का था, बूथ कैप्चरिंग आप लोग कराते थे, नीरज जी बीच में भूल गए? बूथ कैप्चरिंग पहला बार देश में कब हुआ था? कांग्रेस नहीं करवाया था अपने सांसद के लिए। नीरज जी समय कम है, आ रहा हूं आपके पास। इतना आपत्तिजनक नहीं है जितना आपत्तिजनक है कांग्रेस की विधवा। क्या इससे ज्यादा आपत्तिजनक बयान राहुल जी ने दिया? मौत का सौदागर जर्सी गाय आपत्तिजनक नहीं था क्या? इससे ज्यादा आपत्तिजनक कांग्रेस की विधवा किस लिए हुई थी? अपने फार्म हाउस के लिए। इस देश के लिए मारे गए थे राजीव गांधी, अपनी फैक्ट्री, अपनी जमीन, अपने फार्म हाउस के लिए नहीं मारे गए थे। सिखों का दंगा भी याद कर लीजिए, सिखों का दंगा भी याद कर लीजिए, जो दिल्ली में आपने करवाया था, सरेआम कत्ल करवाया था। यही पार्टी है आपकी, सोनिया गांधी, यही पार्टी है आपकी। मौत का सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेकों बार उन पर अटैक किए। मतलब आप इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अगर उन्हें कांग्रेसी विधवा कहा तो वो ठीक है, बाकी कोई प्रधानमंत्री जी को कुछ ना कहे? आप इस बात से ठीक है कि आप किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को जाकर मौत का सौदागर कह रहे हैं? देखिए, वो जिस तरह की भाषा बोलेंगे देर सवेर उसी भाषा में उनको जवाब। पहले उस तरह की भाषा मैडम सोनिया गांधी ने बोली, सोनिया गांधी ने की थी। जितना चीरहरण भाजपा ने किया है, शुरुआत आपने किया, शुरुआत आपने किया, आपने किया, उसका जब जवाब मिला तो आप तिलमिला गए। बहुत बुरी हालत है। नहीं, बुरी हालत आपकी है, आपने मुझे पहला पार्टिसिपेट किया था, मैं बिल्कुल साथी सुन रहा था आपको। मैं सारे भाजपाई दिन भर बकर नहीं, आपका आदत था, फर्स्ट टर्म में आपने मुझे काफी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया था, बेवजह का कोई बकर नहीं करता है। आप क्या बात कर रहे थे? मोदी जी की विदेश यात्रा से कोई निवेश नहीं आया। नीरज जी की आवाज को डाउन रखिएगा। महाराज जी, संतोष अंजुम महाराज जी को लेकर आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं जी। जदयू ने रुक जाए अंजुम जी, तो सुन लो बहन, हमारो बतवा सुन लो। अंजुम महाराज जी को लेकर मैं चिंतित हूं। कुछ दिन पहले तक इन्हीं लोग के पार्टी के तमाम नेता लोग राहुल जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, फिर अचानक मोदी जी की तारीफ करने लगे। और अंजुम बहन, कोई ठिकाना नहीं है, कल आके फिर राहुल जी की तारीफ करनी पड़ेगी। इसलिए आपकी पार्टी को लेकर और नेताओं को लेकर मैं चिंतित रहता हूँ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन मत लीजिए, कब आप लोगों को यू टर्न लेना पड़ता है ठिकाना नहीं। और सुनिए, और बड़ी चिंता थी ना, चुने हुए प्रधानमंत्री, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पेड़ से नहीं टपके थे, चुने हुए प्रधानमंत्री थे, और चिल्ला चिल्ला के बड़े बड़े नेताओं ने दिल्ली में उनको चोर कहा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने जी, आपने ये बात कई बार कह दी, क्योंकि सब उनका सम्मान करते हैं, इसीलिए राहुल जी की तारीफ। इसीलिए मैं कहना नहीं चाह रहा था। एक जो शब्द इस समय आप बिहार में कहते हैं ना, इलेक्टेड और सिलेक्टेड वाला, इलेक्टेड सीएम और सिलेक्टेड सीएम, उस समय वो सिलेक्टेड सीएम पीएम थे, वो लोकसभा का चुनाव घोषित करके 2009 हम लोग लड़े थे। मुझे कुछ इनका जवाब देना है, जवाब लीजिएगा। घोषित करके लड़ा था कि मनमोहन ही रिपीट होंगे, और तब भी देश ने हमें 2004 में उनका चेहरा आगे करके कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी थी, क्योंकि 2004 सोनिया गांधी के पिछलग्गू बने रहते थे, सोनिया गांधी के पिछलग्गू बना रहते थे। ऐसा तो देश शर्मिंदा था साहब, देश शर्मिंदा था। सभी की आवाज जाऊं, अंजू महाराज जी। सर मुझे कुछ कहना है। 2012-13 में नक्सलवाद, आतंकवाद जम्मू कश्मीर में, ये किसके टेन्योर का था? आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाने का साहस और ऐतिहासिक फैसला हुआ तो एनडीए सरकार में नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। नक्सलवाद और आतंकवाद को खत्म किया, नकेल लगाया, और नक्सलवाद ऑलमोस्ट इस देश से खत्म हुआ। ये इसी सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। तो इसलिए मौत का सौदागर अगर कांग्रेस कहती है या इस तरह का बयान आता है, तो इस देश का आवाम सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के ऊपर खड़ा करता है कि नक्सलवाद किसकी देन थी, आतंकवाद किसका देन था, किसका देन था ये। इसलिए ये कहने की नैतिक पात्रता संतोष जी एटलीस्ट कांग्रेस के पास तो नहीं है। ठीक, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है। उत्पल जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद नीरज जी आखिर में आपको समय दूंगा।
उत्पल जी के भी सवालों का जवाब दे दीजिएगा। उत्पल जी, देखिए, जनता दल यू की मजबूरी मैं समझता हूँ। वो जो ऐसी बैंड पार्टी की तरह है कि शोक सभा में जाएं तो वो ट्रेंड रहते हैं, वहां पे अपनी धुन बजा लेते हैं, और वैवाहिक कार्यक्रम जाते हैं तो अपनी धुन उस तरह का बजा लेते हैं। इनको हैबिट भी हो गया है इधर से उधर का धुन को करने में। तो अंजुम जी प्रैक्टिस भी कर मजबूरी है, लेकिन एक बात में संतोष जी सुनिए ना, संतोष जी वही मजबूरी है। मेरी क्या मजबूरी है सुन लीजिए ना, मेरी क्या मजबूरी है सुन लीजिए। आजाद भारत में अब तक के जितने प्रधानमंत्री बने हैं उनके भाषण को सुनिए, उनकी भाषा को सुनिए, देश के प्रति उनके जो लगाव है उनको देखिए। और आज के प्रधानमंत्री 2014 के बाद जो है, अगर उनको सुन लीजिए, एक कैसेट आप सिर्फ बजा दीजिए, हमको बैठाने की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी और प्रवक्ता को बैठाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में वो काफी होगा। बस इतना ही मैं कहूंगा। इतने गिरे हुए प्रधानमंत्री भाषाई तौर पे, इतने कमजोर, इतने अशिक्षित, इतने अनैतिक प्रधानमंत्री भारत में नहीं देखा है। सुन लीजिए, देखिए मैं बात कर रहा था, आप सवाल पूछ रहे थे साहब उस वीडियो की। मैं बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री एक बहुत मैच्योर एनफ नेता है, दूरदर्शी नेता है। उन्हें पता है कि वैसे उस तरह का वीडियो डायरेक्ट जेएनजी से कनेक्ट करता है। और सुन तो लीजिए, वो आज जेएनजी से वो वायरल हुआ है, जेएनजी से कनेक्ट हुए हैं। और अभी कांग्रेस, अरे सुनिए ना साहब, आप तो खाली भाषण देते हैं। अरे सुन लीजिए, कुछ ज्ञान बढ़ जाएगा, सुन लीजिए। और ये बात कर रहे थे 11 वर्षों में क्या निवेश है। अरे सुनिए ना साहब, 11 वर्षों में क्या तो तरीका है, दोनों हल्ला करने लगते हैं। जहां मेरी आप बारी आती है दोनों हल्ला करने लगते हैं। पिछले 11 वर्षों में एफडीआई में 143% की वृद्धि हुई है। ये भी पूछ रहे थे कितना निवेश आया, 143% की वृद्धि है। और पिछले 25 वर्षों में 70% का जो निवेश है वो पिछले 11 वर्षों का ही निवेश है। इनके समय तक 2013 से 14 तक में मात्र 308.38 बिलियन का था, जो आज की तारीख में बढ़ करके 1072.36 बिलियन डॉलर का हो गया है। जो प्रधानमंत्री की वीडियो द्वारा पर सवाल उठाते हैं कि क्या होता है, ये होता है साहब, इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई हमारे पास आता है, जिससे देश की तरक्की होती है, देश का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार विकास हुआ है। आज दुनिया के हम चौथी इकोनॉमी बन पाए हैं। ये हमारी विदेश नीति भी उसमें कहीं न कहीं से काम कर रही है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी इस देश के गद्दार हैं, जॉर्ज सोरोस के फंड पर चलने लगते हैं, उसके फंड से विदेशी यात्रा करते हैं, किसी की धमकी पर नहीं, किसी की धमकी पर नहीं, किसी पर आपको गद्दार शब्द अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नेता प्रतिपक्ष के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल कैसे किया? विदेश में जाके भारत में शिकायत करेंगे, या तो उन संवैधानिक शब्दों की जानकारी नहीं है आज के नेताओं को। एलओपी को ये राइट कहां से मिल गया साहब कि वो विदेश में जाकर के, इसी विदेश में भारत की छवि खराब होती है, इस तरह उनके ये सवाल पूछिए ना, किसने मना किया? भारत की छवि खराब होती है। लेकिन आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना नेता प्रतिपक्ष के लिए, वहां का विपक्ष, ना प्रधानमंत्री के लिए, ना मुख्यमंत्री के लिए, ना किसी रक्षा के मामले पर, चुने हुए किसी नेता के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। देश को एक होना चाहिए, नीरज जी, कम से कम देश को एक रहना चाहिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मेरी डिबेट में ना करें। हर जगह देश का टांग खींचना, एक कमेंट आपका। मोदी जी का टांग खींचने के चक्कर में देश का टांग खींचते रहते हैं। ये लोग देश का नाश करना चाहते हैं मोदी जी के विरोध करने के चक्कर में। गरिमा और भाषाई शुचिता हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये कभी एक पक्षीय नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है कि आप लगातार मुझे गालियां देते रहें और मैं सालों साल चुपचाप आपकी गालियां सुनता रहूं। किसी दिन रिएक्ट कर ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब राहुल गांधी जी को लेकर गाली दी और कौन से शब्द? राहुल गांधी जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता से 140 करोड़ देश की जनता का अपमान है। राहुल गांधी मेरे पास समय की कमी, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जिस तरह से जिन शब्दों का इस्तेमाल रायबरेली में राहुल गांधी ने किया है, उसके बाद बीजेपी हमलावर है। कहा जा रहा है कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी सांसद और खासकर नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। अब ये जनता के विवेक पर छोड़ते हैं। ये जो राजनीति चल रही है वो जिस दिशा में चल रही है वो ठीक चल रही है या गलत चल रही है।